नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के लिए खरीफ एवं रबी फसलों के उत्पादन के अग्रिम अनुमान किए जारी। कृषि फसलों का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है उत्पादन। चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन का हुआ है रिकॉर्ड उत्पादन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए वितरित किए गोकुल पुरस्कार एवं नंद बाबा पुरस्कार। 63 दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार और 44 उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार से किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को ही बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री परिषद की बैठक में फैसला किया गया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 17 मार्च से 15 जून तक की जाएगी गेहूं की खरीद। खबरें अब विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों केवल खरीफ एवं रबी के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य कृषि फसलों के आंकड़ों को जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है और कृषि मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कृषि फसलों का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दूसरे अग्रिम अनुमान में केवल खरीफ एवं रबी मौसम शामिल होते हैं। जायद मौसम को तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया जाएगा। खरीफ फसलों के उत्पादन अनुमान तैयार करते समय फसल कटाई प्रयोग CCE आधारित उपज पर विचार किया गया है। इसके अलावा कुछ फसलों जैसे तूर, गन्ना, अरंडी आदि की CCE अभी जारी है। रबी फसलों का उत्पादन औसत उपज पर आधारित है। कृषि फसलों के उत्पादन के ये अनुमान मुख्यतः राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं और देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले किसानों और पशुपालकों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गोकुल पुरस्कार एवं नंद बाबा पुरस्कार का वितरण किया गया। राज्य में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्ष 2023-24 में प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध आपूर्तिकर्ता 63 दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार और गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले 44 उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कृत पशुपालकों को प्रतीक चिन्ह, पुरस्कार स्वरूप धनराशि एवं प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने कहा कि भारतीय गौवंशीय देसी गाय के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध समितियों के माध्यम से व्यवसाय करने का आह्वान किया और कहा कि समितियों के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय करके और डेयरी व्यवसाय अपनाकर किसान एवं पशुपालक अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दुग्ध संघों एवं अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर दुग्ध अनुदान दिए जाने के संबंध में विचार किए जाने का भी आश्वासन दिया। राज्य सरकार निरीक्षित गौवंश के कारण होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आगामी 15 मार्च से हाईवे या मुख्य सड़कों के किनारे बसे गांवों के आसपास विचरण करने वाले गौवंश के गले में रेडियम पट्टी लगाए जाने का कार्य भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। मंत्री परिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना और स्मार्ट सिटी योजना सहित 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। इसके अलावा बंद पड़ी कताई मिलों की ज़मीन पर उद्योग स्थापित होंगे, जिसके लिए UPCDA को 451.20 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के लिए गृह उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि आवास एवं शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित हुई। साथ ही बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चेतू पांड्ये के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
जिसके लिए 14 एकड़ से अधिक भूमि निःशुल्क हस्तांतरित हुई, जबकि सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी मिल गई है। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित हुई है। भारत ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को एक और साल के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। ये प्रावधान पहले इस साल मार्च के अंत तक लागू किया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी है। इस कदम से घरेलू बाजारों में कमोडिटी की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इस वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान आयात 601.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस मूल्य से म्यांमार से 449 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनाज आयात किया गया। 2023-24 में आयात 663.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें म्यांमार से 646.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात रहा। म्यांमार के अलावा भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राज़ील से उड़द का आयात किया जाता है। भारत सरकार की अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत किसानों की आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अदलपुरा में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अनुसूचित वर्ग के लगभग 100 किसान ने तिरपाल मिलने पर खुशी जताई। संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नागेंद्र राय ने कार्यक्रम का संचालन एवं किसानों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि इस उपयोजना के तहत किसानों को सब्जी बीज, फलदार वृक्षों के कलम, उर्वरक, सिंचाई के लिए लपेटा पाइप, अनाज भंडारण के लिए ड्रम एवं कृषि उपकरणों का भी वितरण किया जा रहा है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस योजना का विशेष लाभ महिला किसानों को भी मिल रहा है। संस्थान के फसल उत्पादन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत बहादुर ने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसान को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अच्युत कुमार सिंह और डॉक्टर जगेश कुमार तिवारी ने किसानों को सब्जी उत्पादन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बात करेंगे महिला फार्म की। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं में प्रमुख महिला किसानों को डेयरी फार्म स्थापना के लिए लोन, विशेष दिनों में मिलने वाली छुट्टियों में बढ़ोतरी आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह में प्रदेश की महिलाओं को डेयरी इकाई की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में महिला कृषि वृद्धि योजना शुरू करके कृषि परिवारों में महिलाओं की पशुधन पालन, मधुमक्खी पालन, झींगा पालन, डेयरी फार्मिंग और अन्य कृषि उद्यम जैसी गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का संकल्प लिया था। और देश में किसानों को नई और आधुनिक तकनीकों से अवगत करवाने के लिए कृषि विभाग एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर कृषि मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा 17 और 18 मार्च के दौरान कृषि मेला खरीफ का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बुज ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष मेले का विषय कृषि में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि मेले में आने वाले किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी जाएगी। कुलपति ने बताया कि इस मेले में विभिन्न बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें व यंत्र निर्माता कंपनियां भी भाग लेंगी। किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों एवं उनकी कार्य प्रणाली के साथ इन मशीनों की कीमत तथा इनके निर्माताओं की जानकारी भी मिल सकेगी। किसानों को विश्वविद्यालय की ओर से सिफारिश की गई खरीफ फसलों के उन्नत बीज तथा बायो फर्टिलाइजर के अतिरिक्त कृषि साहित्य उपलब्ध करवाए जाएं। किसानों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान फार्म पर वैज्ञानिकों के द्वारा उगाई गई रबी फसलें दिखाई जाएंगी तथा उनमें प्रयोग की गई नई तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी। और अब बात करेंगे PM मोदी की मॉरिशस यात्रा की। और विशेष बनाने के लिए कई तरह के
आयोजन भी किए गए हैं इस यात्रा को। इन्हीं प्रयासों में से एक है आयुष फूड मेला। मॉरिशस में इन फूड स्टॉल पर भारत के विभिन्न व्यंजनों को परोसा जा रहा है। साथ ही इन स्टॉलों पर भारत की विभिन्न संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिल रही है। डॉक्टर शिखा इस मेले में विशेष प्रकार की चाय परोस रही हैं। आयुष फूड मेले में जहां पर भारत के विभिन्न प्रांतों का देसी स्वादिष्ट खालिश भोजन मिल रहा है और खासी भीड़ जुटी है यहां पर भारतीय खाने के लिए। और साथ ही ये जो स्टॉल है ये मेरा ध्यान खींच रहा है, क्योंकि अगर आप अपने देश से बाहर आते हैं ना तो वो चाय जरूर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो चाय मिल रही है वो भी 10 तरह की चाय, अलग अलग तरह की भारतीय चाय यहाँ पर आपको मिल रही है, 20 तरह की चाय। मेरे साथ डॉक्टर शिक्षा मौजूद है। किस तरह से आप देखती हैं चाय, भारतीय खाना हमें यहाँ पर एकजुट करता है दो देशों को, लेकिन काफी एक उत्साह हमें दिख रहा है, कहाँ एक उत्सव दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर आने की जो तैयारी है उसको लेकर। कितने उत्साह है, कितना एक्साइटेड है आप? अरे जया जी, कभी कभी ये जो उत्साह है वो मैं शब्द से परे है, क्योंकि इतना हम लोग सब इमोशन से फ्लो हो रहे हैं, एकदम इमोशनल फ्लो हो रहा है। क्योंकि जो हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री हैं वो मतलब समझिए वो इस तरह से हमारे भारतीयों के लिए देश भारत से बाहर उन्होंने इतना हमें भारतीय होने का एहसास और इतना गर्वशाली किया है कि ऐसे प्रधानमंत्री एक राम के स्वरूप हैं। अब हम थोड़ा भोजपुरी बोले चाहब कहे तो हमार मॉरिशन जितना भाई बहन लोग बा गांव में सुनी और भारत में भी सुनी हन, जितना बिहार यूपी के लोग कि हमार मोदी जी, श्रीमान मोदी जी के आवे से हर हिंदू ना खाली बिहार यूपी के पर पूरा भारत के जे लोग बा मॉरिशस में जे भारत से आयल हवन लोग उ सब जे आज भी इतना खुश हवन दिल से कि लगता कि अपन जैसे कोई माहौल एगो फेथ एगो फेस्टिवल में बनेला, एगो पर्व में बनेला, ओ तरह से सब कोई अपन अपन कुछ संस्कृति कला दिखावे में जुड़ल हवन। तो हमनी बहुत ज्यादा दिल से खुश हैं और दिल से आभार प्रकट करत हैं कि हमनी के प्रधानमंत्री आवत हवन और हमनी के गर्वशाली करत हवन। मॉरिशस इन झलकियों के बाद ये अब जानते हैं मंडी भाव। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन के कारोबार में मिला जुला रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 8 मार्च को लहसुन का भाव 5,375 रुपए था, जो 10 मार्च को 25 रुपए उछलकर 5,400 रुपए क्विंटल हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 8 और 10 मार्च को लहसुन के सौदे बिना किसी बदलाव के 5,000 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहां 8 मार्च को लहसुन का भाव 6,000 रुपए था, जो 10 मार्च को 1,000 रुपए की भारी गिरावट के बाद 5,000 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी लहसुन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 10 मार्च को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 8,300 रुपए से 8,200 रुपए पर आ गया। लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया।
साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में चने के कारोबार में मिला जुला रुख रहा, वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्टनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में चने के भाव में नरमी रही। यहां 8 मार्च को इसका भाव रहा 5,500 रुपए, जो कि 10 मार्च को 100 रुपए टूटकर 5,400 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 मार्च को चने का भाव 5,275 रुपए रहा। 10 मार्च को इसमें 50 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,325 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ चने की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 8 और 10 मार्च को चना बिना किसी फेरबदल के 7,000 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में चने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 10 मार्च को इसका भाव 20 रुपए लुढ़क कर 7,280 रुपए से 7,260 रुपए हो गया। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना को देखते हुए तैयार होने वाली खड़ी फसलों में खास ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के घाटी वाले समशीतोष्ण इलाके में गेहूं और जई की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बनाकर रखें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में गर्मियों के लिए सब्जियां बोने का काम करें। इन दिनों यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। हिमाचल प्रदेश के किसान भी टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करने का काम करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तैयार सरसों और राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान चना, मसूर, सरसों, राई, जौ और गेहूं की खड़ी फसलों में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। सब्जियों की फसल में भी इस समय सिंचाई की ज़रूरत हो सकती है। उत्तराखंड में पशुओं के चारे के लिए मक्का की बुवाई करें। यहाँ के किसान सेम और ग्वारफली की बुवाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में टमाटर की रोपाई और भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के कम आर्द्रता वाले उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की खड़ी फसल में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में सरसों की तैयार फसल की कटाई समय पर कर लें। यहाँ के किसान जायद की मक्का बो सकते हैं। बुंदेलखंड वाले इलाके में टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई जारी रखें। बुंदेलखंड के किसान इन दिनों गोभी और प्याज की रोपाई भी करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये
समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बीजेपी नेता और गांव के प्रधान गुलफाम सिंह यादव की उनके घर में दिन दहाड़े हमलावरों ने जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी। 3 बाइक सवार हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। यूपी के सुल्तानपुर के चर्चित आजाद हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सिराज खान पर शिकंजा कसा गया है। सिराज की 4 करोड़ 66 लाख की संपत्ति सोमवार को दिन भर चली कार्रवाई में कुर्क कर दी गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल और शिखर पर 15 अप्रैल तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 30 अप्रैल तक राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना भी हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने शहर के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी नीति 2.0 की मुख्य विशेषताओं की घोषणा की। दिल्ली की नई ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि 2027 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाली सभी नए वाहनों में से 95% वाहन इलेक्ट्रॉनिक हों। असम के कछार जिले में करीब 30 करोड़ रुपए कीमत की प्रतिबंधित नशीली याबा टैबलेट जब्त की गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।